बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 29 रमज़ानुल मुबारक है और आज के दिन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं और उनका ये इंतखाब इस बात की दलील है कि अवाम ही सबसे ताकतवर है, क्योंकि जमहूरियत में अक्सरियत की राय को अहमियत दी जाती है, लेकिन जमहूरियत की बुनियाद अवाम के वोट से है, अवाम की ताकत से है, क्योंकि फ़ैसले बिलाखिर अवाम ने करने होते हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का मुंतखब होना जो है वो ताकतवरों को, बल्कि वो लोग जो समझते हैं कि शायद वो अगर आज बरसरे इख्तियार हैं, इक़्तिदार तो खैर नहीं, बरसरे इख्तियार हैं, आज उनके पास पावर है तो शायद हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा नहीं है। देखें, इख्तियार और ताकत जो है वो अवाम के पास है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। इसी वजह से आज यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। हालांकि यही यूसुफ रज़ा गिलानी माजी में वजारत उज़्मा से नाअहल करार दिए गए थे, और जब ये नाअहल करार दिए गए उस वक़्त क्या हालात वाक़यात थे वो तो मैंने आगे चल के आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, आज जो एक बड़ी खबर है वो जमहूरियत पसंदों के लिए एक खुशखबरी है। यूसुफ रज़ा गिलानी का चेयरमैन सेनेट बनना और मुस्लिम लीग नून के सैयदाल नासर साहब जो हैं उनका डिप्टी चेयरमैन बनना, और अब ऐसे वक्त में ये इंतखाब हुआ है जब इस किस्म की जो है वो अपना चहमगोइयाँ की जा रही थी, बल्कि ख़बरें भी थी, मैंने भी आपके साथ ख़बरें जो हैं वो शेयर की थी कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि काकड़ साहब चेयरमैन सेनेट बने, और जरदारी साहब भी शायद इस पर किसी हद तक एग्री हो चुके थे। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो अपना वज़न मुकम्मल तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी के पलड़े में डाला, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात पे ज़रा बराबर लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं थे कि हम स्टेप बैक करें। उन्होंने कहा कि हम ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, तो लिहाजा वही उम्मीदवार होंगे, हम किसी भी सूरत अपने उम्मीदवार को तब्दील नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले कंप्रोमाइज़ किया गया, पीपल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज़ किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान आपके सामने है, जनाब सरफराज भुगटी साहब, वो निगरान हुकूमत में वज़ीर दाखिला थे, फिर वो उन्होंने इलेक्शन से कबल इस्तीफ़ा दिया और पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। उनकी शमूलियत के वक्त ये ख़बरें सामने आईं कि सरफराज भुगटी जो हैं वो बलोचिस्तान के वज़ीर आला होंगे, तो आज वो वज़ीर आला हैं। इसी तरह जनाब फैसल वाडा साहब, उनका सेनेटर मुंतखब होना ये भी किसी तरह से कंप्रोमाइज़ ही है ना। मोहसन नकवी साहब का सेनेटर मुंतखब होना ये भी एक तरह से कंप्रोमाइज़ है। हालांकि इन दो सूबों में ऐसी रवायत नहीं है कि कोई आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हो जाए। हालांकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो अक्सर इस तरह के जो अपसेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे ऐसे लोग सेंटर मुंतखब हो जाते हैं कि जिनके पास कोई एक वोट तक नहीं होता, लेकिन वो मुंतखब होते हैं। अब कैसे मुंतखब होते हैं? डेफिनेटली सर उसमें चमक का किरदार है, चमक के किरदार के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन पंजाब और सिंध में ऐसी सिचुएशन देखने में नहीं मिलती। हाँ, वहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टी फैसला करे तो तब ये हो सकता है। अब देखें ना, पंजाब में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर फैसला किया, और इन दोनों जमातों ने मोहसन नकवी साहब को तायद और तजवीज़ कुनंदगान फराहम किए। मोहसन नकवी साहब बिला मुकाबला सेंटर मुंतखब हुए, और सिंध में हमें फैसल वाडा साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में नज़र आ रहे हैं ना कि वो मुंतखब हुए, तो ये कंप्रोमाइज़ हुआ था। लेकिन चेयरमैन सेनेट के मामले पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कमाल किया है। उन्होंने जो है वो अपना जो कहते हैं अपना वज़न जो है मुकम्मल तौर पे गिलानी साहब के पलड़े में डाला, और बिलाखिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। ये जमहूरी कुव्वतों की बड़ी फतह है, क्योंकि ज़ाहिर है उनका मुंतखब होना मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का किरदार एक बार फिर बेनकाब हुआ है। देखिए, तहरीक इंसाफ पे मैं अक्सर वीडियो करता हूँ और ये बात बार बार कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो रवैया है वो सियासी या जमहूरी नहीं है, बल्कि वो गैर जमहूरी किस्म का रवैया है। गैर जमहूरी कुव्वतों को दुआम बख्शने का इकदाम वो करते हैं, वो किसी किस्म का भी हो। अब अक्सर मैं जिक्र करता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब की सियासत का महरो मरकज़ जो है ना, वो सिर्फ़
इक़्तिदार की कुर्सी तक जाना है, वो रास्ता कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। उनकी मंजिल जो है ना वो सिर्फ वो है वज़ीर आज़म हाउस या प्रेसिडेंट हाउस। और इसके लिए अब उनको अगर परवेज़ मुशर्रफ की जो है वो अपना क्या मदद लेनी पड़े वो उसके लिए भी तैयार हैं। उनको जनाब अली किसी और फ़ौजी जो ताकतवर फ़ौजी है उसके गोद में बैठना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। और दावा वो करेंगे कि जी मैंने तो 22-23 साल या 26 साल तो खैर ज़्यादा हो गया कि जी मैंने बड़ी जमहूरी जद्दोजहद की है, मैंने बड़ी सियासी जद्दोजहद की है, हमारी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, मैंने अदलिया की आज़ादी के लिए जो है वो बड़ी तहरीक चलाई है, मैंने बड़ा किरदार अदा किया है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। देखें, कौलो फेल जो है इसमें तजाद नहीं होना चाहिए। अगर आप ये दावा करें कि आप जमहूरी हैं तो फिर आपका तर्ज अमल भी तो जमहूरी होना चाहिए ना। अभी भी आप देख लें कि हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ क्या कह रही है या इमरान खान साहब की ख्वाहिशात क्या हैं। इमरान खान साहब का बरसरे इक़्तिदार आना अब तो ये ओपन सीक्रेट हो चुका कि इमरान खान कैसे इक़्तिदार तक आए, इमरान खान को किस किस ने जो है वो क्या क्या सपोर्ट किया, किस तरह से लोगों को तहरीक इंसाफ में लाया गया। बाकायदा तौर पे ये एक जमात खड़ी की गई और नारा क्या था? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या था? बुनियादी तौर पे ये उनकी तरफ से जो है वो एक पपेट था जिनकी ताकत ख़त्म हो रही थी। ताकत किन की ख़त्म हुई? सर, मिसाके जमहूरियत आप देख लें। मिसाके जमहूरियत में जो सियासतदानों ने, बड़ी सियासी जमातों ने बैठ के जो फ़ैसले किए उसके बाद कौन कमज़ोर हुआ? और मिसाके जमहूरियत वो दस्तावेज़ है कि जिसने पाकिस्तान में गैर जमहूरी कुव्वतों को और जो गैर आइनी इक़दाम करने वाले लोग हैं उनको कमज़ोर किया है। मिसाके जमहूरियत के बाद जमहूरियत पे उस तरह वो शब-खून किसी ने नहीं मार सका। फिर सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने बतौर सदर 58(2)B का इख्तियार जो है वो पार्लिमान को वापस कर दिया, यानी कि वो रास्ता भी ख़त्म हो गया कि ऐवान सदर से जो है वो तलवार चला दी जाए। अगर वो 58(2)B मौजूद होती तो जिस तरह से आरफ अलवी साहब जो हैं वो PDM की हुकूमत कायम होने के बाद और इमरान खान की हुकूमत का धड़न तख्ता होने के बाद जिस तरह से वो फड़फड़ाते रहे हैं ना, और जिस तरह से वो ऐवान सदर में बैठ के एक टाइगर का किरदार अदा करते रहे हैं, क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करना था? सर, उन्होंने कर देना था। वो जो जिस हद तक वो आगे जा चुके थे ना इस कल्ट में, उन्होंने इसका इस्तेमाल कर देना था। ये दूर अंदेशी है आसफ़ अली ज़रदारी की, मियाँ नवाज शरीफ की, हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो हमारी असल में सियासी क़यादत है इस मुल्क की, ये उनका विजन था कि उन्होंने हमेशा के लिए ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया। हाँ, ये भी अलमिया है कि हमारे मुल्क में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपनी 5 साला आइनी मुद्दत पूरी नहीं की। लेकिन देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कभी वक्त था कि पार्लिमान भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती थी, लेकिन अब पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। अब सदर मुमलिकत जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं और एक 5 साला मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जो है वो इंतकाल इक़्तिदार का प्रोसेस किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगा और हमारी जमहूरी फोर्सेस जो हैं वो गैर जमहूरी फोर्सेस के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम होंगी। और इसी से पाकिस्तान जो है वो अपना जो असल ट्रैक है, वो रास्ता जिस पे चल के हम अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। मंजिल वो है कि हमने पाकिस्तान को इस खित्ते का इक़्तिसादी तौर पे एक मजबूत मुल्क बनाना है, पाकिस्तान को हर लिहाज से जो है वो मजबूत बनाना है, तो हम उस पर चल सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अभी इस वक्त हमें तहरीक इंसाफ की शक्ल में जो एक गैर जमहूरी कुव्वतों के आलाकार नज़र आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है इस तरह की और भी चीज़ें नज़र आएँ, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसी ट्रैक पे आगे चल के आगे चलना है और इंशाल्लाह कामयाब होना है। अब देखें ना कि माजी में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, 2 वज़ीर आज़म को यके बाद दीगरे जो है अदालतों के ज़रिए नाअहल करार दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी जो है वो ख़त ना लिखने पर, सदर के हवाले से जो ख़त लिखना था स्विट्ज़रलैंड के हुकाम को, उस पर नाअहल कर दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पर नाअहल कर दिया गया। लेकिन
उसके बाद इमरान खान साहब वाला मामला था। हालांकि इमरान खान साहब भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, लेकिन ये यूसुफ रज़ा गिलानी, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान, ये डिफरेंट है केसेस, क्योंकि दोनों वज़ीर आज़म, गिलानी हो या मियां नवाज शरीफ हो, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई वो एक तरह से आइन से हटके थी। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई वो आइनी तौर पे हुई, क्योंकि किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप उसके ख़िलाफ़ तहरीके अदमे इत्माद लेके आएँ उसी हाउस में जिस हाउस ने उसे इलेक्ट किया होता है, उसको जो है वो इख्तियार दिया होता है हुकूमत का। और वो हाउस कौन सा है? वो कौमी असम्बली है। जैसे सदर को फारग करने के लिए सदर का मुआखज़ा किया जाता है, और किसी भी जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अगर उसके ओहदे से बरतरफ किया जाना है या हटाया जाना है कि जी उसने मिसकंडक्ट किया है, तो उसकी कार्रवाई ये नहीं है कि आप जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उसको बरतरफ कर देंगे। नहीं, उसका तरीकाकार ये है कि उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये तो इमरान खान पहला वज़ीर आज़म है कि जिसके ख़िलाफ़ आइनी कार्रवाई आगे बढ़ी और इनको इक़्तिदार से निकाला गया और इनके अपने लोगों ने इनका साथ छोड़ा और इनके ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई। अब इमरान खान जो ये कहते हैं कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ तो तहरीके अदम एतमाद जनरल बाजवा लेके आए, या इन्होंने करवाई, या इन्होंने कामयाब करवाई। यार जनरल बाजवा इस हवाले से कितने बाइख्तियार हो सकते हैं? हालांकि जनरल बाजवा साहब तो इमरान खान के लिए मुसलसल लॉबिंग करते रहे। क्या चौधरी परवेज़ लाई की वो आपको बयान मौजूद नहीं जिसमें उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि जी आपको पीटीआई के साथ रहना चाहिए। एमकेएम के लोगों को मशवरा दिया गया कि नहीं जी आपको इमरान खान का साथ देना चाहिए। जनरल बाजवा तो मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हो रही थी उनकी उन अयाम में, वो जब तहरीक अदम एतमाद चल रही थी मामला, तो वो तो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो मशवरा दे रहे थे कि जी आप इमरान खान की बैसाखी बने, उनका सहारा बने। तो ये कैसे इमरान खान की हुकूमत गिराने में मुलव्वस थे? और जब अपोजिशन की जमातों के साथ एक लंबी मुलाकात हुई जिसकी तमाम तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं, उस मुलाकात में भी जनरल बाजवा जो है वो अपोजिशन को ये कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। और उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा रजिस्ट किया और उन्होंने एक मौके पे आके कहा कि जी अगर आप हम पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे तो फिर हम जाके अवाम में जाएंगे, उनको जाके बताएंगे। मतलब मामला इस हद तक जो है वो ख़राब हो रहे थे। इमरान खान कहते हैं जी मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद अपने इत्तेहादियों को अपने साथ शामिल नहीं रख सके, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला हुआ। हालांकि दूसरे वज़ीर आज़म थे उनके ख़िलाफ़ तो माशाल्लाह बाकायदा तौर पे साजिशें की गई और साजिशों के ज़रिए उनको निकाला गया। और इसी तरह मुझे आज ये याद आ गया कि यार देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो चेयरमैन सेनेट बन गए, और जब इनको नाअहल करार दिया गया था तो उस दिन उन अयाम में जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो उन्होंने इस्लामाबाद में एक धरना दिया था। वो मुख्तलिफ धरना था, इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबात थे और इसी तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ और अवाम के हकूक़ के नाम पे एक जो है वो धरना दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि धरना दिलवाने वाले कौन हैं और बाकायदा तौर पे कौन थे जो चाहते थे कि जमहूरी फोर्सेस जो हैं वो कमज़ोर हों और गैर जमहूरी जो ताकतें हैं उनकी तरफ अवाम की तवज्जो हो और वो उम्मीदों का मरकज़ बन जाएँ। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब उससे पहले भी और उसके बाद भी अपना भरपूर किरदार अदा करते रहे। और मुझे याद आ गया कि ताहिरुल कादरी साहब एक ना वो उनका ख़ताब चलता था माशाल्लाह, लंबी लंबी तकरीरें और कई कई घंटे तक जो है वो पूरा मीडिया उसको जो है वो लाइव चलाता था। ताहिरुल कादरी साहब की तकरीर को 4-4 घंटे की तकरीर होती थी, मजाल है कि ज़रा कट भी आ जाए, सारी चलाई जाती थी। अब कौन चलवाता है वो आप समझ सकते हैं। तो उस वक़्त के जो ताकतवर थे वो ताहिरुल कादरी साहब की पुश्त पे उनका वो क्या कहते हैं दस्ते शफ़क़त वो मौजूद था। तो ताहिरुल कादरी साहब ने दौरान तकरीर जब उन तक ये खबर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने पर सज़ा सुना दी है और उन्हें नाअहल करार दे दिया है, तो ताहिरुल कादरी साहब ने उसी जोश में कहा मुबारक हो, मुबारक हो, आधी तकरीर के दौरान ही आधा काम हो गया, बाकी कल हो जाएगा, और मुबारकबाद दी। और जनाबी अली इसको जो है वो अपना एक क्या कहते हैं आप क्रेडिट उन्होंने लिया कि जी मेरी वजह से हुआ, मैं इनको गिराने वाला हूँ और अब ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स होगा और इनको हमारी बातें जो हैं वो मानना पड़ेंगी। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इसके बाद भी एक
लॉन्ग मार्च लेके गए थे उस वक्त भी धरना देते रहे और सियासी कज़न इनके साथ मौजूद थे। लेकिन मुझे याद आ गया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है ना, ये इनको पता नहीं अब ये अपना क्या कह सकते हैं कि इनके पास कोई ऐसी ताकत है या कि फिर इन्हीं का खासा है कि ये इतनी दीदा दिलेरी के साथ इस किस्म का दावा कर सकते हैं कि जिस पर इंसान सिर्फ ये कह सकता है कि यार अल्लाह माफ़ करे। इस हद तक भी कोई बंदा जो है वो जा सकता है। वो मुझे याद आ गया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं ये फ़रिश्तों से मुलाकात भी कर सकते हैं। अब वैसे तो एक तो फ़रिश्ते वो होते हैं ना यार, ये जो सियासी बयान हम देते हैं मुख्तलिफ हमारे सियासतदान जो कहते हैं कि जी फ़रिश्ते वोट डाल गए या फ़रिश्तों ने किरदार अदा कर दिया। इससे पहले भी वो गिलानी साहब का जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें भी फ़रिश्तों ने किरदार अदा किया था संजरानी साहब के लिए। मीर असल बजीजो साहब के इलेक्शन में भी फ़रिश्तों का किरदार था। वो फ़रिश्ते नहीं, ये वो असल वाले फ़रिश्ते, उनके हवाले से ताहिरुल कादरी साहब जो हैं इनका एक दावा है। और इस हवाले से ये सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च करें तो वीडियो भी मेरा ख्याल शायद आपको मिल जाएगी, ज़रा थोड़ी सी पुरानी वीडियो है। इनके एक बहुत दरीना दोस्त थे जनाब तनवीर कुरैशी साहब, और तनवीर कुरैशी साहब जो हैं उनका ये अपना ये जो होता है ना अपना फॉरेक्स वगैरह का, आई थिंक वो इस तरह का कोई कारोबार करते थे। और तनवीर कुरैशी साहब बुनियादी तौर पे मुबैना तौर पे ये बेनामी थे, लेकिन ये कारोबार जो है वो कादरी साहब का अपना ही कारोबार था। चूँकि जिन्होंने मुझे ये तफसीलात बताई वो उस वक़्त उस मौका पे मौजूद थे। जनाब तनवीर कुरैशी साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनकी नमाज जनाजा ताहिरुल कादरी साहब ने पढ़ाई। बहुत बड़ी नमाज जनाजा थी और ताहिरुल कादरी साहब जो हैं उनके मुरीदैन की एक कसीर तादाद है। और माशाल्लाह उनके मुरीदैन जो हैं वो भी इमरान खान की तरह अपने जो कादरी साहब हैं अपने रहनुमा जो हैं उन पर जान निछावर करने तक जाते हैं। और उसमें चूँकि लोग काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे तो ताहिरुल कादरी साहब ने तनवीर कुरैशी साहब की नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाई। फिर उसके बाद जब तदफीन का अमल आया तो ताहिरुल कादरी साहब ने वहाँ पे बाकायदा कुर्सी रख के लोगों को बताया कि ज़रा थोड़ा सा पीछे पीछे हट जाएं, फ़रिश्ते तशरीफ़ ला चुके हैं। और फिर उन्होंने बज़ाहिर ये अमल किया कि वो फ़रिश्तों से हम कलाम हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि तनवीर, फ़रिश्तों ने यह सवाल किया है कि तुम्हें किसने पैदा किया, तो अब इन्हें बताओ कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया। तो वो अब मैं मुझे नहीं पता वो 4 5 6 सवाल जो कौन से हैं किस तरह से, वो 4 5 6 सवाल का प्रोसेस उसी तरह से कंप्लीट किया। और फिर कादरी साहब ने कहा कि मुबारक हो, एक बार फिर वही मुबारक ना, मुबारक हो तनवीर कुरैशी जन्नत में चले गए हैं, फ़ैसला हो चुका। और जनाब अली इस मुबारक के बाद फिर ताहिरुल कादरी साहब ने तदफीन का अमल मुकम्मल होने के बाद दुआ करवाई और उस दुआ में तनवीर कुरैशी जो जिनकी तदफीन थी, जो मरहूम थे, उनकी मगफ़रत की दुआ नहीं थी वो, बल्कि वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करने पे थे कि जी आपने इन्हें बख्श दिया और इन्हें जन्नत में भेज दिया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जनाब ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो अपने मुरीदैन की तस्कीन कैसे कर सकते हैं, वो तो जन्नत में डायरेक्ट भिजवा सकते हैं। और इससे भी एक बड़ा अजीब किस्म का वाक़या मेरे इल्म में आया, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, वो फिर मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि वो किसी की टिकट का मामला था, वो किसी के लिए, वो भी वीडियोस आप देख सकते होंगे कि जनाब अली वो तशरीफ़ लाए हैं, उनके क़याम ताम का जो सिलसिला है वो ख़र्चा जो है या ज़िम्मेदारी वो मैंने उठा ली है, अब उन्होंने वापस जाना है और टिकट के पैसे चाहिए। बस इस तरह से वो है वो चंदा इकट्ठा किया गया और कैसे कैसे लोगों के साथ जो खेला गया। तो ये किरदार जो हैं आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मज़हब को इस्तेमाल करके किस तरह से हमारे साथ कर रहे हैं और फिर सियासत में इनका कैसा किरदार है। लेकिन आज इनकी सियासी किरदार को जो है वो आवाम ने मेरा ख़्याल है कि रौंद के रख दिया है। इससे ज़्यादा शायद मैं बात ना कर सकूँ क्योंकि फिर मामला सख्त हो जाएगा। अब तक कि नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।